सो हेलो एवरीवन। सो जो अगला चैप्टर अपन स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज अगेन ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज। राइट, बहुत आसान चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है एंड एक चैप्टर है जिससे आपको हमेशा क्वेश्चंस देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में अपन क्या देखने वाले हैं कि भाई जब मैं ऑडिट करूंगा तो जब मैं अलग अलग एंटिटीज को ऑडिट करने जाऊंगा, अलग अलग संस्थाओं को ऑडिट करने जाऊंगा, तो इन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ऑडिट, when I do the audit of different entities, when I do the audit of different institutions, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है मेरे को आइडिया देना कि मेरे को क्या देखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कल को हो सकता है कि मैं किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का ऑडिट करने जाऊं, कल को हो सकता है कि मैं किसी स्कूल कॉलेज का ऑडिट करने जाऊं, कल को हो सकता है कि मैं किसी हॉस्पिटल का ऑडिट करने जाऊं, कल को हो सकता है कि मैं किसी सिनेमा हॉल का ऑडिट करने जाऊं, कल को हो सकता है कि मैं किसी हायर परचेज कंपनी का ऑडिट करने जाऊं, कल को हो सकता है कि मैं किसी लीजिंग कंपनी का ऑडिट करने जाऊं, कल को हो सकता है कि मैं किसी एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करने जाऊं। राइट, मैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का ऑडिट करने जाऊं, कल को हो सकता है कि मैं एलएलपीज का ऑडिट करने जाऊं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का ऑडिट करने जाऊं, गवर्नमेंट कंपनीज का ऑडिट करने जाऊं। सो दिस चैप्टर इज मेंट टू गिव मी ए बेसिक आइडिया कि कल को जब मैं हॉस्पिटल का ऑडिट करने जाऊं तो मेरा दिमाग ब्लैंक नहीं होना चाहिए। आई शुड हैव दैट जनरल स्ट्रक्चर, आई शुड हैव दैट बेसिक स्ट्रक्चर कि ओके बॉस, अगर मैं हॉस्पिटल का ऑडिट करने जा रहा हूं तो मेरे को क्या देखना चाहिए, अगर मैं स्कूल्स का ऑडिट करने जा रहा हूं तो मेरे को क्या देखना चाहिए, अगर मैं हॉस्पिटल्स का ऑडिट करने जा रहा हूं तो मेरे को क्या देखना चाहिए, अगर मैं क्लब्स का ऑडिट करने जा रहा हूं तो मेरे को क्या देखना चाहिए। मेरे पास वो बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, मेरे पास वो बेसिक आइडिया होना चाहिए। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर। राइट, अब देखना इसमें कुछ ऐसी एंटिटीज हैं, आपके स्टडी मैट में तो सब कुछ इन्होंने इसी चैप्टर में डाल दिया है। कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेकर एलएलपी तक, स्कूल्स कॉलेजेस हॉस्पिटल सिनेमा हॉल सब कुछ एक ही चैप्टर में डाल दिया है, लेकिन मैंने यहाँ कुछ चैप्टर्स को अलग किया है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए मैंने एक नया चैप्टर बना दिया है, बिकॉज ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाला टॉपिक है ये सिर्फ न्यू सिलेबस में है, जो ओल्ड सिलेबस में है उसमें नहीं था। राइट, ओल्ड सिलेबस के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट नहीं था, सिर्फ न्यू सिलेबस के अंदर इंस्टीट्यूट ने कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट इंसर्ट किया। तो इंपॉर्टेंट है न्यू सिलेबस वालों के लिए, बिकॉज अलग से ऐड किया है सिलेबस में, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट का अलग चैप्टर बना दिया। सिमिलरली एलएलपी के ऑडिट का अलग चैप्टर बना दिया, बिकॉज अगेन जो एलएलपी का ऑडिट है दैट इज कवर्ड इन न्यू सिलेबस बट नॉट इन ओल्ड सिलेबस, तो उसका एक अलग चैप्टर बना दिया मैंने 2 पेज का। और एक और चैप्टर है गवर्नमेंट ऑडिट, जिसका मैंने अलग चैप्टर बना दिया है। आपके स्टडी मैट में गवर्नमेंट ऑडिट भी आपको इसी चैप्टर में मिलेगा। गवर्नमेंट ऑडिट ओल्ड सिलेबस के लिए भी है, न्यू सिलेबस के लिए भी है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑडिट अगेन एक चैप्टर है जो ओल्ड सिलेबस के लिए भी है, न्यू सिलेबस के लिए भी है, इसका भी एक अलग चैप्टर मैंने बना दिया है। ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी सिर्फ न्यू सिलेबस के लिए है, इसका भी एक अलग चैप्टर बना दिया है। उसके बाद ऑडिट ऑफ एलएलपी अगेन सिर्फ न्यू सिलेबस के लिए है, इसका एक अलग सा चैप्टर बना दिया है। बाकी जितने भी ऑडिट्स हैं, ऑडिट ऑफ ए सोल ट्रेडर, ऑडिट ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, राइट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, एनजीओ, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, क्लब, हॉस्पिटल, होटल, सिनेमाज, एलएलपीज, हायर परचेज लीजिंग कंपनीज, तो ये जितनी भी संस्थाएं हैं अगेन इन सबको ऑडिट अपने ओल्ड सिलेबस में भी है और न्यू सिलेबस में भी है, दोनों में ही है। अब देखना बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है चैप्टर, बहुत आसान है। जब भी आप किसी स्पेशल एंटिटी का ऑडिट करने जा रहे हो तो ऑडिट प्रिंसिपल्स तो कॉमन ही रहना है। राइट, ऑडिट प्रिंसिपल्स तो कॉमन ही रहना है। खाली वहां पे क्या चेंज होगा कि आप जिस एंटिटी का ऑडिट करने जा रहे हो उस एंटिटी के हिसाब से स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे, वरना कॉमन ढांचा तो वही रहने वाला है हर एक ऑडिट का। अभी तक जो भी आपने ऑडिट प्रिंसिपल्स पढ़ा है, जैसे ऐसे 330 के अंदर आपने ऑडिट प्रोसीजर्स पढ़े थे, याद है ना, ऐसे 330 के अंदर आपने ऑडिट प्रोसीजर्स पढ़े थे कि ऑडिटर को टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करना पड़ता है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ती है, फिर ऑडिटर को सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करना पड़ता है, सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करके वो रिस्क ऑफ मैटेरियल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करता है एट असर्शन लेवल। उसके बाद हमने देखा था कि ऐसे 500 के अंदर ऑडिट एविडेंस के मेथड्स क्या हैं। तो जो भी वो बेस देखा था ऑल दैट इज गोइंग टू रिमेन द सेम, वो सारा कुछ सेम ही रहने वाला है। ऐसे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन का जो प्रिंसिपल है वो सारा कुछ सेम ही रहने वाला है। किसी भी ऑडिट में जब अपन ऑडिट करने जाते हैं, चाहे वो किसी भी एंटिटी का ऑडिट हो, चाहे वो किसी भी संस्था का ऑडिट हो, कुल मिलाकर मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करना है, बैलेंस शीट पी एंड एल का ऑडिट करना है। ठीक है, तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव तो ये बैलेंस शीट का ऑडिट करना, पी एंड एल का ऑडिट करना। जब मैं पी एंड एल के ऑडिट की बात करता हूं तो पी एंड एल के ऑडिट में क्या आता है, एक्सपेंसेस आता है और इनकम्स आता है। पी एंड एल के ऑडिट में क्या आता है, एक्सपेंसेस आता है और इनकम्स आता है।
अगर मैं बैलेंस शीट के ऑडिट की बात करूं तो बैलेंस शीट के ऑडिट में क्या आता है, एसेट्स आता है और लायबिलिटीज आता है। क्लियर है? तो ये जो स्ट्रक्चर है ये तो हमेशा सेम ही रहने वाला है ना। दिस स्ट्रक्चर इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन द सेम, चाहे वो हॉस्पिटल हो। अगर मैं हॉस्पिटल का भी ऑडिट करने जा रहा हूं तो मैं हॉस्पिटल का भी बैलेंस शीट P&L में फोकस करूंगा, यानी कि हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस का ऑडिट करूंगा, यानी इन अदर वर्ड्स हॉस्पिटल्स के जितने भी एक्सपेंसेस उनकी वाउचिंग करूंगा और हॉस्पिटल्स के इनकम्स की वाउचिंग करूंगा। सिमिलरली जो भी हॉस्पिटल का बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स दिखाए गए हैं उनको वेरीफाई करूंगा और जितने भी लायबिलिटीज दिखाए गए हैं उनको वेरीफाई करूंगा। अगर मैं क्लब का ऑडिट करने जाता हूं तो वहां भी स्ट्रक्चर सेम रहने वाला है कि अगेन मैं देखूंगा कि भाई क्लब के खर्चे क्या क्या हैं, एक्सपेंसेस क्या क्या हैं, उनके एक्सपेंसेस की वाउचिंग करूंगा। क्लब को इनकम कहां कहां से जनरेट होता है तो उनके इनकम्स की वाउचिंग करूंगा। क्लब के बैलेंस शीट में एसेट्स कौन कौन सी हैं, लायबिलिटीज कौन कौन सी हैं, और उनके एसेट्स को वेरीफाई करूंगा, उनके लायबिलिटीज को वेरीफाई करूंगा। तो किसी भी एंटिटी का ऑडिट हो दिस अंडरलाइंग प्रिंसिपल इज गोइंग टू रिमेन द सेम। किसी भी एंटिटी का ऑडिट हो दिस अंडरलाइंग प्रिंसिपल इज गोइंग टू रिमेन द सेम, राइट। तो देखना किसी भी एंटिटी का अगर ऑडिट करने जाते हो ना तो कुल मिलाकर अपना जो ऑडिट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पूरे स्पेशल एंटिटी के ऑडिट में वही कॉमन प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा। अगर आपको वो समझ आ गया मतलब आधा चैप्टर आप खुद से कर सकते हो, आपको मेहनत बहुत कम करनी है। सबसे पहले जनरल पार्ट, सबसे पहले जनरल ऑडिट प्रिंसिपल्स, कि कभी भी आप किसी ऑडिट में जाते हो ऐसे 315 के प्रिंसिपल्स लगाएं, ऐसे 315 के प्रिंसिपल्स लगाएं, एंटिटी का अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करें। तो ये जनरल के अंदर क्या क्या आ जाता है? जनरल के अंदर काफी सारी चीजें आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करना कि एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा है कि नहीं है। इंटरनल चेक सिस्टम चेक करना कि भाई इंटरनल चेक सिस्टम जो है वो अच्छा है कि नहीं। लिस्ट ऑफ एप्लीकेबल लॉज चेक करना कि कौन से एप्लीकेबल लॉज हैं एंटिटी के ऊपर, कौन से एप्लीकेबल लॉज एप्लीकेबल हैं। कॉन्स्टिट्यूशन चेक करना कि वो जो एंटिटी है वो किस एक्ट के तहत कॉन्स्टिट्यूट हुई है, किस एक्ट के तहत बनी है। अगर वो एंटिटी कंपनी के फॉर्म में रजिस्टर्ड है तो उसका मेमोरेंडम चेक कर लेना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चेक कर लेना, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन चेक कर लेना, या या जो भी अंडरलाइंग डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी मेन डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेक कर लेना। तो ये तो जनरली हर ऑडिट में आ जाएगा, हर ऑडिट में, चाहे क्लब हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे एनजीओ हो, कोई भी ऑडिट हो, जनरली ये सारा प्रिंसिपल्स हर जगह आ जाएगा कि मैं जाकर कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग लूंगा, इंटरनल चेक सिस्टम देखूंगा, एप्लीकेबल लॉज देखूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, कौन से एक्ट के तहत वो लोग कॉन्स्टिट्यूटेड हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रिव्यू कर लेना, आर्टिकल्स रिव्यू कर लेना। अगर कंपनी के फॉर्म में रजिस्टर्ड नहीं है इंस्टीट्यूशन तो भाई उनका जो भी अंडरलाइन डॉक्यूमेंट होगा, उनका जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट होगा, वो सारी चीजें देख लेना। तो ये तो बहुत ही कॉमन है कि हमेशा मैं देखने वाला ही हूं। ये हो गया जनरल पार्ट, ये हो गया जनरल पार्ट। उसके बाद मेरे को क्या करना है? उसके बाद मेरे को वाउचिंग के प्रिंसिपल्स लगाने हैं। क्या लगाने हैं सर? वाउचिंग के प्रिंसिपल्स लगाने हैं। वाउचिंग के प्रिंसिपल्स मतलब मैं ये आइडेंटिफाई करूंगा कि ये जो एंटिटी है इसके एक्सपेंसेस क्या क्या होंगे। लॉजिकली सोचूंगा कि इस एंटिटी के एक्सपेंसेस क्या क्या होंगे, और साथ ही साथ मैं लॉजिकली सोचूंगा कि इस एंटिटी के इनकम्स क्या क्या होंगे, इसकी इनकम सोर्स क्या 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 है, ये कमाई कहां कहां से करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्कूल को ऑडिट करने जाऊंगा तो मैं सोचूंगा कि अच्छा भाई स्कूल के इनकम सोर्सेज क्या क्या है, कहाँ कहाँ से कमाई करती है स्कूल। ओके, बच्चों का एडमिशन फीस आता है, लाइब्रेरी फीस आती है, फिर जो बस वगैरह यूज करते हैं बच्चे उससे इनकम आता है, ट्यूशन फीस आती है। तो ऑल दोज आर इनकम्स। अगर मैं हॉस्पिटल की बात करूं तो पेशेंट से फीस मिलता है, गवर्नमेंट से ग्रांट्स मिलते हैं। अगर मैं क्लब्स की बात करूं तो सब्सक्रिप्शन फीस मिलता है। तो मेरे को लॉजिकली आइडेंटिफाई करना है कि भैया कमाई कहां से आ रहा है, व्हाट इज द इनकम सोर्स। हर एक इनकम के बारे में सोचना है और हर एक इनकम सोर्स की वाउचिंग करनी है, हर एक इनकम सोर्स को चेक करना है, इनकम की अकाउंटिंग अच्छे से हुई कि नहीं, वो सारा कुछ चेक करना है। मतलब कॉमन प्रिंसिपल्स ऑफ वाउचिंग मेरे को अप्लाई करना है वहां पे। ठीक है, कॉमन प्रिंसिपल्स ऑफ वाउचिंग अप्लाई करने हैं मेरे को वहां पे। कॉमन प्रिंसिपल्स ऑफ वाउचिंग कौन सा है ये भी डिस्कस करेंगे, बिकॉज अगर ये समझ आ गया तो पूरा चैप्टर हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया। और तीसरी चीज जो मेरे को देखनी है दैट इज वेरिफिकेशन के प्रिंसिपल्स लगाने हैं। क्या करना है सर? वेरिफिकेशन के प्रिंसिपल्स लगाने हैं। वेरिफिकेशन का प्रिंसिपल्स मतलब अब अपने को सोचना है कि वो जो संस्था है उसकी एसेट्स क्या हैं, उनके पास लायबिलिटीज कौन सी हैं,
और उनके एसेट्स और उनके लायबिलिटीज को वेरीफाई करना है, उनके एसेट्स को उनके लायबिलिटीज को वेरीफाई करना है। तो मैं किसी भी संस्था को ऑडिट करने जाऊंगा, फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे को पूछ रहे हो कि भाई स्कूल को ऑडिट करने गया हूं मैं, तो मैं बिना आंसर देखे पूरा आंसर बता सकता हूं। सबसे पहले मैं देखूंगा स्कूल का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ठीक है कि नहीं, स्कूल के ऊपर एप्लीकेबल लॉज कौन सा लगा है, वो कौन सा एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, ये सारा कुछ देख लूंगा जनरल पार्ट। उसके बाद मैं वाउचिंग करूंगा, सोचूंगा कि स्कूल के इनकम्स कौन से हैं, स्कूल के एक्सपेंसेस कौन से हैं। तो स्कूल के इनकम की बात करूंगा तो मैं देखूंगा अच्छा बच्चों से जो फीस मिलता है, अब मैं बच्चों की फीस की वाउचिंग करूंगा कि जो स्टूडेंट फीस मिलता है वो प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड है कि नहीं, वो प्रॉपर्ली रिकनसाइल्ड है कि नहीं, उसकी एंट्रीज जर्नल में है कि नहीं, उसका रेवेन्यू रिकॉग्निशन अच्छे से हुआ है कि नहीं। सिमिलरली जो भी बाकी इनकम सोर्सेज है उनकी वाउचिंग करूंगा। सिमिलरली एक्सपेंसेस के बारे में सोचूंगा, ओके फॉर एग्जांपल टीचर्स सैलरी इज वन ऑफ द एक्सपेंसेस, तो मैं चेक करूंगा टीचर्स सैलरी जो है वो ऑथराइज्ड है कि नहीं है, कहीं घोस्ट टीचर्स तो नहीं लगा रखी है स्कूल में। तो इस तरीके से मैं चेकिंग कर लूंगा। और फिर फाइनली एसेट्स लायबिलिटीज, और लास्ट में होता है स्पेसिफिक पॉइंट्स। स्पेसिफिक मतलब कि भाई जिस एंटिटी को ऑडिट करने जा रहे हो उसके बारे में स्पेसिफिकली सोचो कि क्या उसके ऊपर कुछ अलग लगता है, क्या उसका कोई अलग नेचर ऑफ इनकम है, क्या उसका कोई अलग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर है, क्या उसके बारे में स्पेसिफिक होकर सोचो। तो कोई भी एंटिटी का अगर ऑडिट करने जा रहे हो, अगर आपने इस तरीके से सोच लिया ना, बहुत आसान है, पूरा चैप्टर बिना पढ़े आप सॉल्व कर सकते हो। आप ये समझो कि ये प्रिलिमिनरी डिस्कशन समझ आ गया तो आप पूरा चैप्टर बिना क्लासेस कंप्लीट किए कर लोगे, आपका बहुत आसानी से हो जाएगा। आपको सोचना यही है, सबसे पहले जनरल, उसके बाद वाउचिंग के प्रिंसिपल्स लगाने हैं, एंटिटी के एक्सपेंसेस के बारे में सोचना है, एंटिटी के इनकम्स के बारे में सोचना है। आपकी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि आप मुझे अभी बता दोगे कि क्लब की इनकम सोर्स क्या क्या है, हॉस्पिटल्स के इनकम सोर्स क्या क्या है, आप मुझे अभी के अभी बता दोगे। वेरिफिकेशन के वक्त मेरे को एसेट्स के बारे में सोचना है, लायबिलिटीज के बारे में सोचना है, और फिर मेरे को स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना है। राइट, वो आपको पूछ सकता है पार्टिकुलरली कि बताओ स्कूल की इनकम को ऑडिट कैसे करोगे, या फिर आपको वो ये भी पूछ सकता है कि पूरे स्कूल को ऑडिट कैसे करोगे। वो आपको ये पूछ सकता है कि हॉस्पिटल्स के इनकम को ऑडिट कैसे करोगे, या वो आपको ये भी पूछ सकता है कि हॉस्पिटल्स का ऑडिट कैसे करोगे, या वो आपको ये भी पूछ सकता है कि हॉस्पिटल्स के ऑडिट में इन जनरल क्या क्या देखोगे। तो आपको ये जो जनरल ढांचा है, आपको ये जो जनरल स्ट्रक्चर है, ये पता होना चाहिए। अब आपको मैं कुछ चीज़ और बता रहा हूं कि एक्सपेंसेस के अंदर क्या क्या चीज़ें कॉमनली देखनी चाहिए, इनकम्स के अंदर कॉमनली क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, एसेट्स के ऑडिट में क्या क्या चीजें जनरली देखनी चाहिए, लायबिलिटीज के ऑडिट में जनरली क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। बिकॉज अगर वो पता चल गया तो चैप्टर बहुत आसान है यार, बहुत इजी है, इससे आसान कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, तो इतना क्लियर है। अब एक एक करके समझते हैं कि भाई कभी भी आप एक्सपेंस को ऑडिट करोगे तो एक्सपेंस में क्या क्या देखना रहता है कॉमनली, अगर आप कभी भी इनकम को ऑडिट करोगे तो इनकम में क्या क्या देखना रहता है कॉमनली। तो अगर हम बात करें सबसे पहले एक्सपेंस, कि अगर मैं एक्सपेंस का ऑडिट करता हूं तो एक्सपेंस के ऑडिट में मेरे को क्या क्या देखना चाहिए। अगर किसी भी एंटिटी के एक्सपेंस के बारे में मैं सोचता हूं तो मेरे को एक्सपेंसेस में क्या क्या चीजें चेक करनी चाहिए। सबसे पहले क्या देखना चाहिए भाई, एक्सपेंडिचर ऑथराइज्ड होना चाहिए, वेदर द एक्सपेंडिचर इज ऑथराइज्ड, है ना, एक्सपेंडिचर ऑथराइज्ड होना चाहिए। तो एक्सपेंडिचर ऑथराइज्ड है कि नहीं है, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कि एक्सपेंडिचर ऑथराइज्ड है कि नहीं। तो मैं चेक कर लूंगा कि भाई एक्सपेंडिचर जो है वो ऑथराइज्ड है कि नहीं। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक्सपेंडिचर, जब भी मैं एक्सपेंस की चेकिंग करता हूं तो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कट ऑफ। क्या होता है कट ऑफ, मैं कट ऑफ का प्रिंसिपल अप्लाई करता हूं। कट ऑफ का मतलब क्या हुआ कि जिस रेलिवेंट पीरियड में एक्सपेंडिचर इंकर हुई है, क्या उसी पीरियड में एक्सपेंडिचर की अकाउंटिंग भी हुई है। जिस रेलिवेंट पीरियड में एक्सपेंडिचर इंकर हुई है, क्या उसी रेलिवेंट पीरियड में एक्सपेंडिचर की अकाउंटिंग भी हुई है। कहीं एक्सपेंडिचर को कैरी फॉरवर्ड तो नहीं कर दिया कि अरे यार इस साल तो सफिशिएंट एक्सपेंसेस हैं, अगले साल अपना एक्सपेंडिचर कम रहेगा, तो एक काम करता हूं कि इस साल का एक्सेस एक्सपेंडिचर अगले साल दिखा देता हूं। कहीं एंटिटी ऐसा तो नहीं कर रही। तो एक वहां पे कॉमन चीज होता है देखने के लिए कट ऑफ। क्या होता है कट ऑफ। उसके बाद आप सोचें कि एक्सपेंस में नॉर्मली आप क्या देख सकते हो। तो वहां पे अगेन नॉर्मली एक्सपेंस में आप देख सकते हो एनालिटिकल प्रोसीजर्स। क्या देख सकते हो, एनालिटिकल प्रोसीजर्स। एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकते हो, जो हमने ऐसे 520 में देखा है। कंपैरिजंस कर सकते हो, प्रीवियस ईयर का एक्सपेंडिचर कितना था, इस साल का एक्सपेंडिचर कितना है। अगर कोई फ्लक्चुएशन ज्यादा है तो वहां पे फिर आप इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हो। उसके बाद और क्या हो सकता है कि जो अगर आपको कोई एक्सपेंडिचर दिखाई देगा, अगर आपको कोई एक्सपेंडिचर दिखाई देगा तो आप यहां पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑब्टेन कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको ऑब्टेन करना है ऐसे 500 कि भाई अगर एक्सपेंडिचर है तो उसका सबूत क्या है। आपने एक्सपेंस तो दिखा दिया पी एंड एल में,
आपने खर्चे तो क्लेम कर लिए, बट व्हाट इज द प्रूफ, व्हाट इज द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस? अगर आप डायरेक्टर फॉरेन टूर दिखा रहे हो वहां पे, तो डायरेक्टर के ट्रैवल टिकट्स, ऑथराइजेशन, उसके बाद होटल का स्टे का जो बिल्स है, वो सारा कुछ मुझे चेक करना है, हर एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देखना है, तब जाकर मैं मानूंगा, वरना मैं नहीं मानूंगा, बिकॉज मैं तो ऑडिटर हूं। तो मेरे को देखना है कि एक्सपेंडिचर ऑथराइज्ड है कि नहीं, मेरे को कट ऑफ देखना है, मेरे को एनालिटिकल प्रोसीजर्स देखना है, मेरे को डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस ऑब्टेन करना है एक्सपेंडिचर के रिस्पेक्ट में, कि भाई एक्सपेंडिचर का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि नहीं, एक्सपेंडिचर का प्रॉपर सबूत है कि नहीं। उसके बाद मेरे को वेरीफाई करना है सर्टेन असर्शंस। क्या वेरीफाई करना है? सर्टेन असर्शंस, जैसे कि ऑकरेंस, क्या एक्सपेंडिचर सच में ऑकर हुआ था, क्या एक्सपेंडिचर सच में ऑकर हुआ था। तो उसके लिए मैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस वगैरह देख लूंगा कि हाँ भाई एक्सपेंडिचर ऑकर हुआ था कि नहीं हुआ था। उसके बाद मैं देखूंगा कंप्लीटनेस, कि क्या सारे के सारे एक्सपेंडिचर्स के बारे में डिस्क्लोजर किया गया है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एंटिटी सारे एक्सपेंसेस नहीं दिखा रही बिकॉज उसको अपना प्रॉफिट इन्फ्लेट करना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एंटिटी अपने सारे एक्सपेंसेस नहीं दिखाती बिकॉज उसको अपना प्रॉफिट इन्फ्लेट करना रहता है, बिकॉज वो मार्केट से पैसा अट्रैक्ट करना चाहती है इन्वेस्टर्स का। तो मेरे को यहाँ पे देखना रहेगा कंप्लीटनेस, राइट। तो मेरे को यहाँ पे देखना रहेगा ऑकरेंस, मेरे को यहाँ पे देखना रहेगा कंप्लीटनेस। तो ये सारा कुछ मेरे को देखना रहेगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस वेरीफाई करना पड़ेगा। मेरे को ये देखना पड़ेगा कि जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं उसके रिस्पेक्ट में क्या कोई इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एक्सरसाइज किया है क्या एंटिटी ने। व्हाट इज द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम दैट इज एक्सरसाइज्ड ओवर द सेम। मैं ये देख सकता हूँ कि इसकी अकाउंटिंग प्रॉपर हुई है कि नहीं, वेदर द अकाउंटिंग ऑफ द प्रॉपर अकाउंटिंग ऑफ द थिंग इज प्रॉपरली डन, अकाउंटिंग अच्छे से हुआ है कि नहीं, प्रॉपरली प्रेजेंट किया गया है कि नहीं, डिस्क्लोज किया गया है कि नहीं। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ये कॉमन चीजें हो गई कि एक्सपेंस के ऑडिट में ये सारी चीजें मैं देखूंगा। वैसे तो और भी बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इनकम्स, आप बताओ भाई, इनकम्स के लिए भी ऑथराइजेशन का पॉइंट आएगा क्या? कि सर इनकम्स में ऑथराइजेशन देखेंगे, हाँ भैया इनकम कमा लूं क्या? नहीं, तो ऑथराइजेशन वाला पॉइंट तो नहीं आएगा। कट ऑफ, कट ऑफ आ सकता है क्या इनकम में? जी बिल्कुल आएगा। कट ऑफ यहां भी देखना है, कट ऑफ प्रोसीजर्स यहां भी परफॉर्म करने हैं कि रेलिवेंट पीरियड में इनकम को बुक किया गया है कि नहीं, सही पीरियड के अंदर इनकम को बुक किया गया है कि नहीं। उसके बाद अगेन एनालिटिकल प्रोसीजर्स यहां भी आ जाएगा कि अगेन इनकम की कंपैरिजन करनी है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो खास करके जो मिसलिनियस रिसिप्ट्स होता है, फॉर एग्जांपल सेल ऑफ स्क्रैप, एंटिटी ने स्क्रैप बेचा, तो पिछले साल कितना स्क्रैप से पैसा आया था, इस साल कितना स्क्रैप से पैसा आया है, पिछले साल कितना सेल्स हुआ था, इस साल कितना सेल्स हुआ है। तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स। अब बताओ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देखोगे क्या इनकम को लेकर? देख सकते हो, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मेनली एक्सपेंस के लिए रेलिवेंट होता है, मेनली एक्सपेंस के लिए रेलिवेंट होता है, बट एज सच एज एन ऑडिटर अपन इनकम्स का भी क्या करते हैं कि एश्योरेंस ऑब्टेन करते हैं कि वेदर सच इनकम एक्चुअली ऑकर्ड, यानी आप कह सकते हो ऑकरेंस, इनकम ऑकर हुई थी कि नहीं। कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस इनकम के केस में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज जनरली एंटिटीज क्या करती है, इनकम्स के सोर्स को कंसील करने की कोशिश करती है, सारे के सारे इनकम्स के बारे में डिस्क्लोजर नहीं देती है। तो इनकम के केस में भी क्या देखूंगा, कंप्लीटनेस फिर इनकम के केस में भी क्या देखूंगा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, कि वेदर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज प्रॉपर रिगार्डिंग द रिकॉग्निशन ऑफ इनकम, असेसमेंट प्रॉपर्ली हुआ है कि नहीं, एलोकेशन प्रॉपर्ली हुआ है कि नहीं। उसके बाद मैं देखूंगा अकाउंटिंग, कि इनकम्स की अकाउंटिंग सही से हुई है कि नहीं फिर मैं देखूंगा रेवेन्यू रिकॉग्निशन, कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन AS9 के हिसाब से हुआ है कि नहीं, रेवेन्यू रिकॉग्निशन AS9 के हिसाब से हुआ है कि नहीं। क्लियर है? तो पॉइंट्स और भी आ सकते हैं, बट ये कॉमन चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। किसी भी एंटिटी का आप एक्सपेंस को ऑडिट कर रहे हो, किसी भी एंटिटी के इनकम को ऑडिट कर रहे हो, ये कॉमन चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। भले वहां पे हॉस्पिटल्स क्यों ना हो, भले वहां पे क्लब्स क्यों ना हो, एनजीओ क्यों ना हो, सोचो उनके एक्सपेंसेस क्या क्या है, सोचो उनके इनकम क्या क्या है, और सोचो कि ये कैसे सारे प्रोसीजर्स में लगा सकता हूं उनके एक्सपेंस के चेकिंग के लिए, इनकम्स के चेकिंग के लिए। आंसर अपने आप सामने निकल कर आएगा, आपको मेहनत नहीं करनी होगी, ठीक है सिमिलरली अगर मैं बात करूं एसेट्स की, तो किसी भी एंटिटी का अगर एसेट का ऑडिट कर रहा हूं या किसी भी एंटिटी का लायबिलिटी का ऑडिट कर रहा हूं, तो क्या चीजें मेरे को दिमाग में रखनी चाहिए सर। तो अगर एसेट के केस में बात करें तो सबसे बड़ी चीज होती है एग्जिस्टेंस, कि मेरे को एसेट का एग्जिस्टेंस चेक करना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं मैं बात कर रहा हूं ऐसे 501 फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री की। किसकी बात कर रहा हूं? फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री की। इसका एप्लीकेशन लग जाएगा वहां पे।
उसके बाद मेरे को चेक करना चाहिए वहां पे कि भाई अगर एसेट मान लो थर्ड पार्टी के पास है, अगर एसेट थर्ड पार्टी के पास है तो मेरे को वहां पे ऐसे 505 लगाना होता है, यानी कि मेरे को एक्सटर्नल कंफर्मेशन ऑब्टेन करना होता है। तो वो वाला प्रिंसिपल लग गया। फिर मेरे को वैल्यूएशन चेक करना है कि वैल्यूएशन प्रॉपर है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर इन्वेंट्री है तो AS2 के हिसाब से वैल्यूएशन है कि नहीं है, अगर इन्वेस्टमेंट है तो AS13 के हिसाब से वैल्यूएशन है कि नहीं है, अगर फिक्स्ड एसेट है तो AS10 के हिसाब से वैल्यूएशन है कि नहीं है। तो मेरे को क्या चेक करना पड़ता है, वैल्यूएशन चेक करना पड़ता है। उसके बाद अगेन मेरे को कंप्लीटनेस देखना रहता है कि भाई सारे के सारे एसेट्स डिस्क्लोज किए गए हैं कि नहीं। कट ऑफ का जो एप्लीकेशन होता है वो तो मेनली इनकम्स और एक्सपेंसेस में रहेगा। कट ऑफ का एप्लीकेशन एसेट्स और लायबिलिटीज में नहीं रहेगा। एनालिटिकल प्रोसीजर्स का भी मेनली जो एप्लीकेशन होता है वो इनकम्स और एक्सपेंसेस में ही रहता है। एनालिटिकल प्रोसीजर्स का भी जो मेन एप्लीकेशन है वो अगेन एसेट्स लायबिलिटीज में नहीं रहता। फिर उसके बाद आप यहाँ पे कह सकते हो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। मैं ये चेक करूंगा कि जो प्रेजेंटेशन है वो प्रॉपर है कि नहीं, जो डिस्क्लोजर है वो प्रॉपर है कि नहीं है, शेड्यूल 3 के हिसाब से नहीं है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें चेक कर लूंगा। फिर उसके बाद मैं देख लूंगा कॉस्ट, कि कॉस्ट प्रॉपर है कि नहीं। उसके बाद मैं देख लूंगा ओनरशिप, कि एंटिटी के नाम पे वो एसेट है कि नहीं, जिसके लिए मैं टाइटल डीड वगैरह चेक कर सकता हूं। तो बहुत कॉमन चीजें हैं। सिमिलरली लायबिलिटीज की बात करें तो एग्जिस्टेंस, ऑकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, ये सारी चीजें चेक कर लूंगा मैं। अगर कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है, अगर कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है तो AS29 का कंप्लायंस इंश्योर कर लूंगा। सिमिलरली यहां पे अगर मान लीजिए इनटेंजिबल एसेट है तो AS29 का कंप्लायंस इंश्योर कर लूंगा। तो ये सारा कुछ चेक कर लूंगा मैं, ठीक है। एक बार इतना समझ जाओ पूरा चैप्टर आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। मतलब आपको लगेगा इससे आसान चैप्टर तो मैंने दुनिया में कभी पढ़ा ही नहीं आज तक। बट शर्त है कि आपने पहले पूरा ऑडिट किया हुआ है। ये चैप्टर इसलिए लास्ट में करने के होते हैं बिकॉज बाकी ऑडिट के जो आपके कॉन्सेप्ट है उनके ऊपर डिपेंडेंट होता है ये। आप इनको स्टार्टिंग में ले लो आपको लगेगा कुछ समझ नहीं आ रहा, आप इनको एंड में ले लो आपको लगेगा यार इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता दुनिया में, ठीक है। तो दिस इज द कॉमन थिंग्स दैट यू हैव टू चेक। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, बिकॉज यही मेन चैप्टर का अंडरलाइंग एसेंस है। फिर तो एक एक एंटिटी का ऑडिट लेते जाना है, कॉमन प्रिंसिपल्स लगाते जाने हैं, फिर स्पेसिफिक पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लेने हैं और चैप्टर खत्म। बिकॉज आप देखोगे कि हर एक एंटिटी के ऑडिट में काफी सारी कॉमन बातें होंगी, कुछ स्पेसिफिक बातें होंगी। कॉमन बातों को स्टार्ट में से उठा लो, स्पेसिफिक बातों के ऊपर दिमाग लगाओ, दिमाग में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, दिमाग में नहीं आ रहा तो याद कर लेना, बात खत्म, चैप्टर खत्म, ठीक है। तो नोट डाउन कर लो सबसे पहले। हेलो।